हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 30 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 28-29 मई 2026 को जारी अपने वार्षिक संघर्ष संबंधी यौन हिंसा रिपोर्ट में इजराइल और रूस की सशस्त्र एवं सुरक्षा बलों को आधिकारिक तौर पर ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है। अब ये ब्लैक लिस्ट क्या होता है? तो ये लिस्ट उन सरकारी और गैर सरकारी पक्षों की पहचान करता है जिन पर सशस्त्र संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के गंभीर और विश्वसनीय या व्यवस्थित आरोपी की पुष्टि हुई है। तो इजराइल, ये फ़िलिस्तीन युद्ध के दौरान इजरायली सेना पर और अभी यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध हुआ है उस दौरान रूसी सेना पर ये गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है, जिस वजह से इन दोनों देशों के संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रतिवर्ष संघर्ष संबंधी यौन हिंसा पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न देशों में इस दौरान हुए यौन मामलों की पुष्टि अगर होती है तो उन देशों को इस ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाता है। और अभी एंटोनियो गुटरेस ने इस लिस्ट को प्रकाशित किया है, जिसमें रूस और इजराइल की सेना को इसमें ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक इसरो से संबंधित है। तो इसरो ने 27 से 28 मई 2026 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित ठंडे क्रेटरों में संभावित भूमिगत बर्फ के प्रमाण मिलने की घोषणा की है। ये खोज जो है ये चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से प्राप्त आंकड़ों और अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विश्लेषण पर आधारित है। चंद्रयान-2 जो है इसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि DFSAR लगाया गया है। ये माइक्रोवेव इमेजिंग उपकरण चंद्रमा की सतह के नीचे तक अध्ययन करने में सक्षम है। DFSAR जो है ये चंद्रमा का अध्ययन करने वाला पहला पूर्ण पोलारीमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो L बैंड और S बैंड दोनों आवृत्तियों पर कार्य करता है। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक सतह के नीचे मौजूद बर्फ और अन्य पदार्थों के संकेतों का विश्लेषण कर सकते हैं और वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित फॉस्टिनी क्रेटर के अंदर 1.1 किलोमीटर चौड़े एक छोटे क्रेटर में भूमिगत बर्फ के मजबूत संकेत मिले हैं, जिसे उन्होंने जारी किया है। आपको पता होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अस्थायी छायांकित जो क्षेत्र हैं वहाँ का तापमान लगभग 25 केल्विन यानी -248 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अभी इसरो के वैज्ञानिकों ने वहाँ पे ठंडे क्रेटरों में संभावित भूमिगत बर्फ होने के प्रमाण मिलने की घोषणा की है। नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 भारतीयों को डैग हैमरस्क्योल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र 2 भारतीय शांति सैनिकों हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान, इन दोनों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरस्क्योल्ड मेडल से सम्मानित करेगा। और ये जो सम्मान है ये 5 जून 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। और इसी अवसर पर भारतीय सेना की अधिकारी अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। अब ये डैग हैमरस्क्योल्ड मेडल होता क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों को मरणोपरांत दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा के दौरान अपने प्राण गंवाए हैं। इस पदक का जो नाम रखा गया है ये संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरस्क्योल्ड के नाम पर रखा गया है। अब हरभजन सिंह जो है इन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन यानी MONUSCO में सेवा दी थी। वहीं सुजीत कुमार प्रधान की बात करें तो इन्होंने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ तैनात थे। और अभिलाषा बराक जो है वो वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के साथ कार्य कर रही हैं।
तो इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक तेलंगाना से संबंधित है। तो हाल ही में तेलंगाना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। खम्मम जिले के एरुपालेम मंडल के वेंकटापुरम गांव में 1 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत किया गया है। और ये जो पहल है ये महिला सशक्तिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और खम्मम में स्थापित इस संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट है और इसे लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। परियोजना का संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है और ये समूह सामुदायिक स्तर पर बचत, ऋण और आजीविका गतिविधियों के लिए गठित किए जाते हैं। अनुमान है कि इस संयंत्र से प्रतिदिन 14,000 से 15,000 रुपये की आय होगी, जबकि मासिक कमाई की बात करें तो 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक मासिक कमाई पहुंच सकती है। इस परियोजना में सरकार ने भूमि, सब्सिडी और बिजली खरीद की व्यवस्था उपलब्ध कराई है और तेलंगाना जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस लिहाज से भी तेलंगाना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के प्रजनन दर से संबंधित है। तो भारत का कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है ये वर्ष 2024 में घटकर 1.9 दर्ज किया गया है। ये आंकड़ा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। और जनसंख्या अध्ययन में 2.1 बच्चों प्रति महिला को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को जनसंख्या स्तर पर बनाए रख सकती है। भारत का TFR जो है अब इससे नीचे पहुंच गया है, यानी कि 2.1 से नीचे पहुंच गया है, जो बदलते जनसांख्यिकी रुझानों को दर्शाता है। अब TFR होता क्या है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। तो किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल सामान्यतः 15 से 49 वर्ष का जो काल होता है, इस आयु के दौरान जन्म दिए जाने वाले औसत बच्चों की संख्या को ये दर्शाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। 2.1 का जो रिप्लेसमेंट स्तर है इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें जन्म के समय लिंगानुपात और शिशु मृत्यु दर दोनों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2024 में बिहार ने सबसे अधिक 2.9 TFR दर्ज किया है। वहीं यूपी, MP, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी रिप्लेसमेंट स्तर के ऊपर रहे हैं। दिल्ली ने सबसे कम 1.2 TFR दर्ज किया है, जबकि तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में यह दर 1.3 रही है। ग्रामीण भारत में TFR 2.1 जबकि शहरी भारत में 1.5 है। भारत की कार्यशील आयु वाली आबादी, जिसे 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, वर्ष 2024 में कुल जनसंख्या का 66.4% रही। ये भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को दर्शाता है। वहीं 60 से अधिक आयु के लोगों का अनुपात देखें तो पिछले दशक में 8.6% से बढ़कर 9.7% हो गया है। और केरला में बुजुर्ग आबादी का हिस्सा 15% के साथ सबसे अधिक दर्ज किया गया है। मतलब भारत में अगर सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी किसी राज्य में है तो वो केरला में है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।